मैं नैना कश्यप, एस्ट्रो न्यूमरो और मेडिटेशन कोच, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे चक्रा क्या होते हैं, इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों आवश्यकता है कि हमारी लाइफ में इन्हें बैलेंस किया जाए। हम जानेंगे कि किस किस तरह से हम चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन करने के क्या लाभ हैं, इसका हमारी लाइफ में क्यों महत्व है, मेडिटेशन की आखिर जरूरत ही क्या है कि मेडिटेशन किया जाए। सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है? क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण आप अपने जॉब और बिजनेस में तरह तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपका मनी सेक्टर, आपका वेल्थ एरिया पूरा डिस्टर्ब है? क्या आप लाइफ में अपने लाइफ के क्रिएटर तो बनना चाहते हैं, बट सेल्फ डाउट के कारण आप परेशान रहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, बट आप में ईगो और एंगर इतना है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप अपनी लाइफ में किसी से अटैच तो होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, बट आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा है क्या कि आप में एबिलिटी तो बहुत है, बट आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि बार बार आप बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या आप इंटेलिजेंट होकर अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रो करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हृदय से चाहती हूँ कि आप मेरी तरह एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी बने, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा तो समय निकालना ही होगा। मैं जानती हूँ आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ में किसी के पास भी समय नहीं है, बट अगर हम जानते हैं कि कम से कम हमें 40 मिनट का वर्कआउट तो करना ही चाहिए, बट अगर इतना भी समय हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके लिए हम 10-12 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, घर के किसी एक कोने में बैठकर भी हम यह कर सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सृष्टि जो है ये पंच तत्वों से बनी हुई है और प्रकृति ने हमें भी पंच तत्वों से बनाया है। ये पंच तत्व क्या है? ये पंच तत्व है भूमि, अग्नि, जल, वायु और हमारा आकाश। परम पिता ने हमारी रचना बहुत अद्भुत की है। हम अपनी आंखों से इन पंच तत्वों को संसार में देखते हैं और कितनी अद्भुत बात है कि यही पंच तत्व हमारे भीतर भी हैं। पता तो हमें सब कुछ है, बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम इन पर ध्यान नहीं देते, जब हम इन पंच तत्वों का दुरुपयोग करते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी तरह से यूज नहीं करते, तब ये हमारे अंदर के पंच तत्व भी अनबैलेंस हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने हमें जो भी चीजें इस संसार में दी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। उसका हमें कोई भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ा और ये चीजें बहुत ही अनमोल हैं। अक्सर हम इन चीजों की कीमत ही नहीं समझते जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं। अब हमारी भूमि को ही देखिए, हमने अपनी इन भूमि को काट काट के आज इतने कंक्रीट के महल बना दिए कि रहने के लिए स्थान कम पड़ता है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी हो गई है। हमारा जो देश है वो नदियों का देश है और सबसे ज्यादा पीने योग्य पानी हमारे ही पास है, लेकिन हमने इनको पूरी तरह से खराब किया है। हमारे पेड़ों को देखो, जिन्हें हमने बेतहाशा काटा और बड़े बड़े महल बनाए, घर बनाए, सड़कें बनाई
पहाड़ों को काटा, नदियों पर बांध बनाए, जिसकी वजह से ये सारे पंच तत्व अनबैलेंस हुए। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। ध्यान कब जाता है हमारा? जब हमें खुद को प्रॉब्लम होती है, जब प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, जब कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हो गई। एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें कितना महंगा मिल रहा था। उस समय भी हमें कितनी कमी महसूस हुई कि आज हमने इतनी गर्मी के कारण, प्रदूषण जो है, प्रदूषण के कारण इतनी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई है। हमारा जो पानी है, पानी इतना अशुद्ध हो चुका है कि घर घर में हमें आरओ की आवश्यकता पड़ती है, और फिर भी हम बीमार रहते हैं क्योंकि शुद्ध पानी वो भी हमें नहीं मिल पाता। इसी तरह से पूरे संसार में ये चीजें फैली हुई हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे चक्र अनबैलेंस हो रहे हैं। अब हमारे आकाश तत्व को ही देखिए, वो कैसा है, वो हमारी कितनी सुरक्षा करता है, बाहर से आने वाले हर खतरे से हमें बचाता है। आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉट धरती पर टकराने वाला है, लेकिन क्या होता है, हमारा वायुमंडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे बाहर के बाहर ही फेंक देता है, और हमारी धरती पर किसी भी अनजान चीज को आने नहीं देता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल बहुत अच्छा है। जैसे परमात्मा का दाहिना हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा हुआ हो, इस तरह से हमारी रक्षा और सुरक्षा की जाती है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो शरीर है, ये भी ऊर्जा का अद्भुत नेटवर्क है। जिस तरह हमारे शरीर में धमनियां हैं और ये अपना कार्य करती हैं, और ये रक्त को हर एक कोशिका तक पहुंचाती हैं। अब देखिए ये कैसे काम करती हैं। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां, और इनके 114 सूक्ष्म पॉइंट हैं जहां पर ये आपस में मिलती हैं, और इनके 3 मुख्य पॉइंट हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य में है। सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी, बाईं तरफ जो है एडा नाड़ी, और दाईं तरफ जो है पिंगला नाड़ी। ये तीनों नाड़ियां हमारे पूरे शरीर के लिए काम करती हैं, और ये यहाँ पर ऊर्जा का बहुत भंडार है, और ये एकदम से हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा को प्रवाहित नहीं करते हैं। इनके आगे 7 केंद्र बने हुए हैं, जहां पर ये नाड़ियां ऐसे मिलती हैं। तो जहां पर ये मिलती है ना, वहां पर 7 चक्रा बनते हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र जिन्हें हम कहते हैं। हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं, और हमारा पांचवा चक्र है विशुद्धा चक्र, हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र, और हमारा 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र जिसे हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं। और ये सारे चक्रा मिलकर हमारी माइंड, बॉडी और सोल पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन होता क्या है, ये हमारी भौतिक, मानसिक और आत्मिक रीति से हमें उन्नति देते हैं, लेकिन जब इनमें प्रॉब्लम आती है तब ये कार्य नहीं कर पाते हैं। और हमारे जब चक्रा एक्टिव होते हैं तब ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी विल पावर को मजबूत करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, और हमारी अंतर आत्मा स्थिर रहती है। हमारे चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम साउंड थेरेपी से इन्हें चंगा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हम मंत्रा के द्वारा इन्हें ठीक कर सकते हैं, टैपिंग के द्वारा, योगा के द्वारा, रेकी के द्वारा, और डीप ब्रीदिंग के द्वारा, और ऐसी नेचुरल जगहों पर जाकर मेडिटेशन के साथ हम इन्हें चक्रा को ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हमें अपना आचार व्यवहार, प्रत्याहार, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए
बहुत जरूरी है। और चक्रा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा जो साधन है वो है मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कहाँ से आया, इसके क्या फायदे हैं और इसको करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन जो है हमारे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। मेडिटेशन निरंतर किए जाने वाला वो अभ्यास है जिसके द्वारा हमारी जो ध्यान और जागरूकता है उसके उसको करने के लिए जिस प्रशिक्षण की हमें आवश्यकता है, जो हमारे विचार उस समय आते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, उसको हमसे अलग करने के लिए जो टेक्निक का हम यूज करते हैं उसे हम मेडिटेशन कहते हैं और इसका हम अलग रीति से प्रयोग करते हैं। मेडिटेशन हमें मानसिक रूप से स्पष्ट करता है, मेडिटेशन हमें भावनात्मक रूप से स्थिर करता है, जिससे हम अपनी ध्यान प्रक्रिया में बहुत आगे तक जाते हैं और हमारे चक्रा के लिए वो सब कुछ कर पाते हैं जिन चीजों की हमें आवश्यकता है। अब ये मेडिटेशन कहाँ से आया, कहा जाता है कि मेडिटेशन जो है हमारे भारत का ही सबसे पुरातन हिस्सा है। आप इसका जिक्र पुराणों में पढ़ पाएंगे। शिव पुराण के अंदर सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है जहां पर लिखा है कि आदि योगी भगवान शिव ने माता पार्वती की स्मृतियों को लौटाने के लिए इसका प्रयोग किया और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो थे वो मेडिटेशन ध्यान किया करते थे और पहले उन्होंने इसे ताड़ पत्रों पर संभाल के रखा और बाद में जब ये पुस्तकें छपने लगी तो ये हमें पुस्तक रूप में आगे प्राप्त हुए। अगर देखा जाए तो हमारी जब भगवत गीता है 400 ईसा पूर्व, उसमें भी इसका जिक्र है कि ध्यान और अध्यात्म और योग इन चीजों का सबसे अधिक वर्णन वहां पर हमने पाया। और हमें इसके प्रमाण कहाँ से मिले, कहा जाता है कि 5000 ईसा पूर्व से लगभग 3500 ईसा पूर्व जब जमीनों की खुदाइयां हुई तो हमें ऐसी ऐसी मूर्तियां मिली जिनके नेत्र आधे खुले आधे बंद थे। वो मूर्तियां किसकी थी, वो मूर्तियां थी हमारे महामानव तथागत गौतम बुद्धा की, जो ध्यान अवस्था में उनकी मूर्तियां मिली और वो मुद्राओं के साथ हमें मिली। अलग अलग मुद्राएं थी उस समय की और जो ये किया करते थे। और हम भी जानते हैं कि पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे, लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए दूर दराज आश्रमों में गुरुकुल में भेजा करते थे, जहाँ जो गुरुकुल होते थे वो एकांत में पाए जाते थे, वनों में पाए जाते थे, जल के पास और प्रकृति की गोद में होते थे, जहां पर बच्चे जाकर गुरुकुल की शिक्षा में ध्यान और वेदों को कंठस्थ किया करते थे। पहले आपको पता है कि वेद लिखे नहीं जाते थे, वेदों को कंठस्थ किया जाता था और हमारे भारत की तपोभूमि पर सबसे ज्यादा ज्ञान और ध्यान का ही महत्व था। हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की गोद में, हमारे जो तपस्वी थे, हमारे जो धार्मिक लोग थे, ये इन्हें किया करते थे और इसके माध्यम से हमारा जो जीवन था वो सुगम था। और आपको एक चीज और बताती हूँ कि ध्यान और इस मेडिटेशन के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें इन सब चीजों से ऊपर उठने की कोशिश की और परमात्मा को भी पाया और देवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भी इस चीज का प्रयोग किया गया। अब हम जानेंगे कि ये आया कहाँ से है। हमारी वैदिक संस्कृति में तो इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि सबसे पहला जिक्र जो हमें हमारा इसके लिए मिलता है वो हमें वेदांता से मिलता है। इसका उल्लेख सबसे पहले वहीं से आया। उसके बाद कहते हैं 500 ईसा पूर्व एक ताओवादी चीनी व्यक्ति जो था वो भारत भ्रमण के लिए निकला
और यहाँ से उसने इस शिक्षा को पाया और अपने देश में लौटकर एकाग्रता, ध्यान, मुक्ति के सूत्रों पर कार्य की। और 400 ईसा के बाद योग, ध्यान, ये जो चीजें थी ना, ये एक दर्शन शास्त्र में तब्दील होने लगा और इसको लोग करते थे। कहा जाता है कि 653 ईस्वी में एक जापानी भिक्षु दोशो नाम का, वो अपनी चीन की यात्रा के दौरान बुद्धमय भारत में भ्रमण करने के लिए आए और यहाँ से ये इस अनमोल चीज को लेकर अपने देश को लौट गए और वहां पर इन्होंने इसका सबसे पहला हॉल बना। वहां पर ये लोगों को इस चीज की शिक्षा दिया करते थे और लैटिन भाषा में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है, कहा जाता है कि मेडिटेशन का जो शब्द है ये मेडिटेटन से आया। और 12वीं शताब्दी में एक भिक्षु जिनका नाम था गुइगो, उन्होंने इसे शब्दावली रूप में सबसे पहले प्रयोग किया, जिसका अर्थ है विचार करना। और मध्य युग में कहते हैं कि हमारा जो मेडिटेशन है इसको प्रार्थना के साथ मिलाकर यूज किया गया। जैसे यहूदी लोग थे, वो प्रार्थना किया करते थे, उनका मेन होता था प्रार्थना करना, साथ साथ में वो ध्यान भी करते थे। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि अफर्मेशन कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये उस समय से शुरू हुआ। और कहते हैं कि 18वीं शताब्दी तक पश्चिमी देशों में इसका चलन बहुत अधिक बढ़ गया कि लोग इसके विषय में बातें करते थे और मिलकर ये चीजें किया करते थे। और 1927 ईस्वी में तिब्बत में एक पुस्तक लिखी गई, बुक ऑफ द डेड। उस समय इस पुस्तक ने जो है लोगों के बीच में मेडिटेशन की रुचि को बहुत बढ़ाया। उस समय लोग ध्यान करने लगे, अंतर अंतर ध्यान करने लगे और इसके साथ साथ ही लोगों में जो है विपश्यना का नाम आपने सुना होगा, विपश्यना के बारे में बहुत अधिक जो है आंदोलन शुरू हुए। और 1950 के दशक में ये बर्मा में भी शुरू हुआ और बर्मा से जब ये शुरू हुआ तो करीब 5-6 साल के बाद 1958 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था धर्म वंश। और वहां से ये और भी अधिक देशों में फैलने लगा, जिसमें कहते हैं कि ये बहुत अधिक प्रसारित हो गया, जिससे लोग ध्यान संबंधी ध्यान जो है लोगों की तरफ अपना रुझान हुआ, लोगों का ध्यान खींचने लगा और लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। कहते हैं 1979 में यूएसए के अंदर माइंडफुलनेस नाम पर आधारित कार्यक्रम होने लगे, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्यक्ति मानसिक तनाव में थे और जो दीर्घकालीन बीमारियों में थे, उन लोगों को उन्होंने ध्यान करवाना शुरू किया और उनसे उनकी बीमारियां ठीक होने लगी। इस समय धीरे धीरे ध्यान करना आम बात होने लगी और ये मेडिटेशन की टेक्निक बहुत अच्छे से यूज होने लगी। और उसके बाद कहते हैं कि 2007 में एक सर्वेक्षण हुआ यूएसए के अंदर, जहां पर पाया गया कि 10 में से एक व्यक्ति हमेशा मेडिटेशन में आगे था। वहां से मेडिटेशन जो है धीरे 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 सारी दुनिया में प्रसारित हो। और कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारा तनाव कम होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी याददाश्त में सुधार आता है, हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हम अपनी लाइफ के क्रिएटर बनते हैं। और ये एक इतना शक्तिशाली उपकरण है जिसे अगर हम यूज करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत अधिक ग्रोथ करते हैं। और माना जाता है
कि इसी मेडिटेशन की ऊर्जा से हम अपने चक्रों को पूरी तरह